बी हैप्पी ऑलवेज। खुशियों की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? सर, एक कहावत है कि सपने हमेशा औकात से बड़े देखने चाहिए। इसका क्या है कि एक इंसान की औकात ही उतनी नहीं है जितनी उसको मिल सकता है। जितने सपने बड़े होंगे, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत तो उतनी बड़ी होगी। कम पैसे में तो गुजारा किया जा सकता है, परंतु हैप्पीनेस नहीं। आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भगवान की सबसे प्यारी चीज़ इंसान वो खुश रहना भूल गया है। हम अलग अलग आडंबरों में फंसे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें हमारे दिमाग पे हावी रहती हैं। हमेशा एक दौड़ हमारे दिमाग में दौड़ती रहती है। कैसे? कभी धन कमाने की दौड़ है, कभी सफल होने की दौड़ है, कभी कुछ और पाने की दौड़ है, कभी परिवार को खुश रखने की दौड़ है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिर भी इंसान का खुश रहना, और खुश रहने की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में अगर आप आए हो तो कुछ भी करना, लेकिन अपनी खुशियों से कभी समझौता मत करना। ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है जो अपने आप में एक बिजनेसमैन है, एक हैप्पीनेस कोच हैं, एक राइटर भी हैं, और अभी रिसेंटली उनको डॉक्टर की उपाधि भी मिली है। हमारे गेस्ट श्री नरेश बंसल जी हमारे स्टूडियो में हैं। वेलकम सर, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ऑलवेज हैप्पी। सर, इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारे नाम, राइटर, आप एक जो है डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन हैं, हैप्पीनेस कोच हैं, और जीवन में बहुत कुछ किया हुआ है आपने। इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि अर्ली लाइफ आपकी कैसी रही, जीवन की शुरुआत से आप थोड़ा सा बताइए। अश्विनी जी, मेरा जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ जी आरंभ की शिक्षा दीक्षा भी बिल्कुल साधारण लोगों की तरह ही रही। जी परंतु मेरे पिताजी का एक सोच थी, एक बैठना उठना अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए जी। तो वो उनसे ही मुझे ये प्रेरणा भी मिली कि व्यक्ति को अगर ऊंचा उठना है ना तो उसकी संगत अच्छी होनी चाहिए जी तो मैं जैसे उनको देखता था, वो अच्छे लोगों के बीच में रहते थे, तो मैंने भी ऐसा ही करना शुरू किया, और उसका परिणाम है ये आज जो भी सफलता के जिस भी चरम पे मैं हूँ, जिस भी स्थान पे मैं हूँ, मैं सारा का सारा क्रेडिट और सारा का सारा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी उस समय, हमारे पास कारें होती थी जी। तो वो उस समय ये कारें इस तरह की नहीं होती थी, जो टैक्सी होती थी उन पे अलग नंबर या ऐसा नहीं होता था जी। ये बात 65 की है, 1965 की। ओके। तो हर लोगों के पास कार नहीं होती थी, और क्योंकि हम लोग हरियाणा में रहते थे, सोनीपत में मेरा जन्म हुआ था जी। तो वहाँ पर कार बहुत बड़ी बात होती थी। परंतु जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे या जो वहाँ के बड़े लोग होते थे, उनके अपने काम कराने के लिए उन्हें अपने तो बाहर जाना होता था, लाइक चंडीगढ़ जाना होता था या दिल्ली जाना होता था, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना, तो केवल बड़े लोगों के लिए ही कार एक माध्यम था। तो मेरे पिताजी का उसके कारण से जब कोई बड़ा लोग जाता था हमारी कार या टैक्सी लेकर के, तो मेरे पिताजी कोशिश करते थे कि इनके साथ मैं चला जाऊं। तो उससे उनका प्रभाव ये रहा कि उनकी सोच वैसी ही हो गई, और उन्होंने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए, जिसका सीधा सा मतलब इस बात से जुड़ता है जो आपने थोड़ी देर पहले कही कि संगत का बहुत बड़ा असर है। उन्होंने अपनी संगत वैसी बनाई कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है ताकि उनकी सोच भी बड़ी हो सके। तो आपने ये कब देखा कि हमारे परिवार में क्या काम होता है, पिताजी क्या करते हैं, कब से आपको ये समझ आने लगा? जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, पहले स्कूल की शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा, और उसके बाद जैसे जैसे हम फिर एंटरप्रेन्योर होते गए, धीरे धीरे हमने अपने काम चेंज किए, और आज मैं समझता हूँ अब सफलतम व्यक्तियों में से हमारी गिनती होती है। जी। तो जैसे आज ये नया शब्द है एंटरप्रेन्योर, जैसे आपने अभी कहा, तो उस टाइम पे भी ऐसे शब्द प्रचलन में थे या क्या कहा जाता था? व्यापारी? बिल्कुल भी नहीं। उस समय तो अगर देखा जाए तो मैं आज कल्पना भी नहीं कर सकता, बिजनेस को कोई बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था। नरेश जी, आपकी शिक्षा में कभी ऐसा हुआ कि आपको लगता था कि यार मैं बड़ा होकर के एक बिजनेसमैन बन जाऊंगा? कैसे एक स्टूडेंट रहे थे आप? हाँ, ये तो हमेशा ये रहा कि सपने तो हमेशा ऊंचे रहे हैं, और ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बनाना और लक्ष्य को पाना, ये उद्देश्य तो हमेशा से रहा। सर, एक कहावत है कि सपने हमेशा औकात से बड़े देखने चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर आप सरल शब्दों में बताना चाहो? यस, सपने जो भी आप देखोगे वो पूरे हो ही जाएंगे। औकात से देखने का मतलब, अगर मैं बहुत कई दिनों तक इसकी चर्चा कर सकता हूँ। जी। क्या है कि एक इंसान की औकात ही उतनी नहीं है जितनी वो उसको मिल सकता है। क्या है कि मैं अगर आज अंबानी को देख लूंगा, अडानी को देख लूंगा, या किसी और एलन मस्क को देख लूंगा, परंतु वो
लिमिट नहीं है, जी इसके ऊपर भी दुनिया है। तो सपनों पे तो कोई रोक नहीं है ना, जी जी इन्हें तो कितने बड़े ही देखने चाहिए। जैसे मैं अभी गोल की बात कर रहा हूँ या सपनों की बात कर रहा हूँ, गोल भी एक किस्म का सपना ही है ना। जी जी तो जब हम अपने गोल लिखते हैं ना, तो मैं अगर आपको अपने 10-5 साल पुराने गोल दिखाऊंगा ना, तो लगभग सारे के सारे कंप्लीट हो चुके होंगे तो और आपने वो एकम्प्लिश किए हैं सब। पता भी नहीं होता। जब कभी कोई पुराना कागज ध्यान आ जाएगा ना कि 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, ये भी सारे टिक हुए होते हैं। जितने सपने बड़े होंगे, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत तो उतनी बड़ी होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है सर आपने। एक और सवाल यहाँ पे आता है दिमाग में कि जब हम सपनों की बात करते हैं या गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो आपने अपना सबसे पहला गोल सेट किस उम्र में किया होगा? वो क्या था? देखिए, गोल सेट करना हर बच्चे को भी पढ़ाया जाता है कि गोल सेट करना है। और हम आज, यदि मैं आज आपके स्टूडियो में आया हूँ ना, एक गोल है जी, वो मैं गोल के मुझे यहाँ पहुंचना है, तो गोल तो सेट करना तो हम पहले दिन से, जब बच्चा सांस लेता है ना, और जब जैसे जैसे उसको अवेयरनेस आती है, तो गोल सेट तो उसी समय हो जाता है। पर वो गोल कितना बड़ा होना चाहिए, वही सपना कितना बड़ा होना चाहिए, विषय। सर आपके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम कि अवार्ड्स कैसे ये लाइफ शुरू हुई है, इतने सारे अचीवमेंट्स आपके पास हैं, डॉक्टर की उपाधि मिली है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी एक बुक है, आपने ये लेखक बनने का सपना ये कहाँ से आया? हर व्यक्ति के दिमाग में थॉट्स आते ही जी। हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं उसके दिमाग में कोई थॉट ना आए। जी। क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी एक सोच हमेशा से रही है कि अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे थॉट्स ही आते हैं। यदि मेरी संगति शराब पीने वाले दोस्तों में होती या खराब लोगों में होती, तो मेरे थॉट्स भी वैसे ही होते। तो मुझे ये लगता था कि क्यों ना इसको एलिब्रेट कर दिया जाए और इन सब को किसी के लिए एक माध्यम बना दिया जाए। हाँ, एक माध्यम क्या, एक ऐसा सूत्र दे दिया जाए। और मेरा विषय भी इतना सुंदर है ना कि भाई कम पैसे में तो गुजारा किया जा सकता है, परंतु हैप्पीनेस के बिना नहीं किया। तो उसमें यही मैंने जो आपकी बुक पढ़ी कि खुश रहने की कला, तो आपके हिसाब से खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है? कि जो काम भी आप करते हैं जी, जो भी काम करते हैं, एक्चुअली तो आपका लक्ष्य क्या है? जी, पैसा कमा के भी खुश होना, अच्छा सेहत पा करके भी खुश होना, अपना प्रचार अच्छे से हो जाए उसके बाद भी खुश होना। तो आपका अल्टीमेट उद्देश्य तो खुश होना ही है ना। जी, जी। तो कोई भी टारगेट या गोल है, उसको खुशी खुशी करने लग जाए तो उसकी जीत का मजा कुछ और होगा। जी। तो सर ये जो एक चीज हमने सुनी है कि भाई पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती। कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट को सुना है, बहुत सारी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज को सुना है कि भैया ये सब कहावती बातें हैं, बनावटी बातें हैं, अगर पैसा नहीं है तो खुशियां है ही नहीं। आप क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में? ये विचार बिल्कुल ठीक भी है और एक एंगल से सही भी नहीं है। बिना पैसे के जीवन नहीं जिया जा सकता। बिल्कुल। और जितना अधिक पैसा हो उतना अच्छा है जी। क्योंकि यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, तो भी उसमें धन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात यहाँ तक ठीक है कि बिना पैसे, लेकिन कहावत केवल कहानियों की बात नहीं है। जो लोग, बुद्धा जो राजा थे, उन्होंने खुशियों के लिए और अपने आप को जानने के लिए सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग दिया और उनको खुशी मिली। जी। और आज मैं समझता हूँ कि जितने भी, भारतवर्ष तो हिंदू देवी देवताओं का देश है जी, जितने किसी के भी मूर्त जी या किसी की तस्वीरें नहीं हैं, जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर बुद्धा की तस्वीरें हैं। जी। एक चीज और यहाँ से दिमाग में आती है कि सर जो ये सामाजिक व्यवस्था है, ये इंसान के लिए है या इंसान सामाजिक व्यवस्था के लिए है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, यानी सामाजिक व्यवस्था के बिना इंसान कुछ नहीं है और इंसान के पहले इंसान आया जी, फिर धीरे धीरे कालांतर में जैसी जैसी अवस्था हुई जी, आपको ध्यान होगा, आपने छोटी किताबों में पढ़ा होगा, पहले निवस्त्र रहते थे, जी, जी, पत्ते बांधते थे, अग्नि का निर्माण हुआ। जी। तो इसका मतलब समाज को जिस जिस चीज की जरूरत हुई, इंसान की को सुंदर बनाने के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए, तो इस सब चीजों की आवश्यकता हुई। तो हमने एक नियम कायदे बनाए। सर जो ये इतनी मतलब गहरी समझ जो जीवन को लेकर के आपको है, ये अनुभवों से आई है? हाँ, अनुभव। मेरे पिताजी भी हमेशा ऐसा कहते थे और मैं भी इसी बात पे विश्वास करता हूँ जी, कि हमें जो बड़े लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। जी। क्या है, अगर मान लिया मैं एक आध उदाहरण दूं, मान लिया हम अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी थे, जी, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें जी, तो उन्होंने अपनी जीवन जो भी उन्होंने जितने वर्ष जिया, तो इतने साल का अनुभव
सारा निचोड़ कर डाल करके एक बुक में दे दिया। और हमें कितना समय लगता है, 3-4 दिन एक किताब को पढ़ने में लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वो सारा अनुभव इसी प्रकार से एलन मस्क या किसी अन्य व्यक्ति या जो हमारे आइकन्स हैं उनकी किताबों, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ेंगे ना, तो अनुभव बहुत आ सकता है। और बहुत मतलब ये इतना सस्ता और इतना अमूल्य ज्ञान है ना, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा अक्सर कहते थे हमारे गुरु कि अगर आपको जीवन में बड़ा बनना है तो लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करो। लोगों के बारे में जितना पढ़ोगे आपको उनका अनुभव मिलता जाएगा। जो बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही है। हमारे पास बहुत कुछ है सीखने समझने के लिए, लेकिन आज ये कहा जाता है कि पहले के मुकाबले हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, बढ़ा है, वही है? क्योंकि उस टाइम लोग भी कम थे, आज लोग ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है भारतवर्ष में, तो बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है। आप नहीं मानते कि बिल्कुल? अगर मैं ये बात आपको कहूँ, अगर देखिए आंकड़ों की बात पे जाएं तो अलग बात है जी। अदरवाइज मैं ये कहता हूँ, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी दुकान पे, किसी जगह जा करके देख लीजिए, हर दुकान पे, हर इंडस्ट्री के बाहर बोर्ड लगा होगा आवश्यकता है। तो जो लोग काम नहीं करना चाहते ना, उन लोगों के लिए काम नहीं होगा। एक और चीज़ सर कि हर एक इंसान को बराबर समय मिलता है जीवन जीने के लिए। मैं ज़िंदगी और मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये कि जो हम 24 घंटे की जो वैल्यू लगाते हैं आज के टाइम में कि भाई एक दिन में 24 घंटे हैं, एक महीने में हमें 30 दिन मिले हैं, उस सेंस में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बराबर समय सब लोगों को मिलता है अपना जीवन के लिए? 86,400 सेकंड हम लोगों को रोज मिलते हैं। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको उड़ा दें या उनको पल पल जिए। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आपने बिजनेस को बड़े करीबी से देखा है, अपने पिताजी के व्यवसाय को देखा है, फिर आपने अपना शुरू किया है और करीब 20-25 सालों से आप सही व्यवसाय में हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, जो आजकल की यूथ की सबसे बड़ी समस्या है, हो सकता है ये हमारा की टॉपिक हो इस पॉडकास्ट का। आजकल के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नया नया स्टार्टअप करते हैं, नए बिजनेस में जाते हैं, उसमें सर कुछ 5% का आंकड़ा है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि 5% लोग केवल सफल हो पाते हैं। 100 लोगों ने मान लिया कोई बिजनेस किया, सबने एक अच्छे माइंडसेट के साथ किया, उनमें से 5% लोग कामयाब होते हैं, 95% लोग कामयाब नहीं हो पाते। और लेकिन उन 5% में से भी जो कामयाब हुए हैं, कुछ बहुत जल्दी शिखर पर पहुंच जाते हैं और फिर धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। उसके पीछे का गणित थोड़ा समझाइए कि ऐसा क्यों उनके साथ होता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर और दिल को खुश करने वाली बात करी है जी। ये आजकल के सिनेरियो में नहीं है केवल, ये हमेशा के सिनेरियो में है कि पूरी दुनिया का और पूरे भारतवर्ष का भी 5% लोग ही के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास केवल 5%। ये हर व्यक्ति की सोच पे डिपेंड करता है। उनमें से कुछ लोग जो बिल्कुल शिखर पर पहुंचते हैं, मैं आज नाम लेके एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुशील कुमार, जिसने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए जीते थे कौन बनेगा करोड़पति में, और आज वापस से फिर वो भैंस चरा रहा है, दूध बेच रहा है शायद। तो सफलता मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु सफलता को संजो कर रखना बहुत बड़ी बात है। एक लीडर की सही परिभाषा क्या है? हर एक व्यक्ति का लीडरशिप के बारे में कुछ अलग मानना है, आपका क्या मानना है? मेरा सोचना यही है कि कम्युनिकेशन सबसे अच्छा होना चाहिए विद इन द स्टाफ। हर एक के साथ लीडर, आप किसी भी स्थिति में जाएं, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार हमारे मन में कुछ और चल रही होती है बात, और हम अपने सामने वाले के साथ ये बात बोलते हैं ऐसे कर ले जी, तो उस ऐसे का क्या मतलब है, उसको कैसे समझ आएगा जब तक हम उसको बिल्कुल उससे पूछ ना लें कि आपने क्या समझा। तो लीडर को हमेशा अपनी बात सामने वाले के दिमाग में बैठा दे, ऐसा होना चाहिए जो रिजल्ट वो चाहता है, वो रिजल्ट वो उसको करना क्या है, ये बात उसकी समझ में आए। तो वो मैं समझता हूँ कि उसकी बात को तभी तो ऑनर कर पाएगा जब उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, तो वो करेगा कैसे। तो लीडर का पहला कर्तव्य है, सारा उसी का ही कर्तव्य है। करने वाला तो बहुत आसानी से कर सकता है, यदि उसको ये बताया जाए कि पहाड़ पे चढ़ना है और इस तरह से जाना है, तो सारे रास्ते निकल जाते हैं। बस ही विल स्टार्ट द मूविंग और वो पहुंच जाएगा। जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको डॉक्टरेट की उपाधि अभी मिली मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस में। आपके हिसाब से
मेंटल हेल्थ क्या होती है और लोगों को इसके बारे में कितना सजग रहना चाहिए। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है, साथ ही में मैं पूछ लेता हूँ कि जब व्यक्ति मेंटल हेल्थ की तरफ जाता है वो तब जाता है जब उसको थोड़ा सा ये महसूस होने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम दिमाग में होना शुरू हो गया है। क्या ये सही बात? नहीं, ये बात आपकी सही है कि वो जब जाता है, पर जाना कब चाहिए? मेंटल हेल्थ ये जनरल हेल्थ है जिसके विषय में हमें शुरू से नहीं पढ़ाया गया या बताया गया। जैसे आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं उसको लाइटली करें। जब आप लाइटली करेंगे तो आपका नेगेटिव प्रभाव आपकी सेहत पे नहीं पड़ेगा। इतना सा तो काम है, आपको दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप स्ट्रेस में आएंगे ही नहीं, आपको तनाव होगा नहीं, डिप्रेशन होगा नहीं, तो आपका सारी चीज बैलेंस होती जाएंगी। एंड मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट। जब आप कूल काम होंगे तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। लॉस हुआ तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लेंगे। आपको किसी ने कुछ डांट दिया, आपके चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो व्यक्ति भी एक बार तो हार ही मान लेगा, इसको फर्क नहीं पड़ता है। यस, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। तो जब आपकी बुराइयां, आपकी नेगेटिविटी, दूसरे लोगों की जो नेगेटिविटी आपके प्रति आने वाली है, उनसे आधी तो विजय आपकी वैसे ही हो जाती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रिपोर्ट की माने तो 2050 तक ऐसा दावा किया गया है कि इंडिया के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों की डेथ केवल मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से हुई। ये क्यों होता है? मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों हैं लोगों को? इसका कारण क्या है? बेस क्या है? बेस यही है, हम केवल एक चीज की तरफ ही भागते हैं। हम यदि प्रसिद्धि की, कोई आदमी नेता बनना चाहता है तो वो केवल प्रसिद्धि की तरफ भागता है, नेता की तरफ भागता है, वो दिन रात एक कर देता है। कोई आदमी बिजनेसमैन बड़ा बनना चाहता है, वो केवल पैसे की तरफ भागता है। कोई आदमी का कोई टारगेट है, कोई अच्छा बिजनेस सेटअप करना है या किसी को बॉडी फिट चाहिए, वो केवल 24 आवर अपना जिम में लगा रहता है। तो जब तक हम सब चीज़ों का इक्वल प्रोपोर्शन में काम नहीं करेंगे तब तक मेंटल हेल्थ कैसे होगी? आप आज देखिए, सारे विदेशी लोग हिंदुस्तान में आकर के ध्यान का प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल, सब मेडिटेशन कर रहे हैं। ऋषिकेश में कैंप लग रहे हैं, देहरादून में बहुत सारे कैंप लग रहे हैं। केवल ऋषिकेश और देहरादून ही, हर हिल स्टेशन पर आकर के कैंप लग रहे हैं जी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हाँ, चीज़ों को बराबर बांटो, उसके बाद जाकर के चीज़ें सही हो सकती है। और ध्यान का हम लोग ना अर्थ ही नहीं समझ पाते। मेडिटेशन तो बहुत भारी सा शब्द हो गया। ध्यान केवल हमें बचपन से ये पढ़ाया सिखाया गया, ध्यान से पढ़ो, कुछ काम करते हैं ध्यान से जाइए, ये कहा जाता है ना, ध्यान से जाना। उसका अर्थ क्या है? ध्यान का मतलब सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ। आप पढ़ाई ध्यान से करो, मतलब सचेत होकर के पढ़ो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ और किस कारण से। सर, एक चीज़ और मुझे समझ में आती है कि जब हमने मतलब बड़े बड़े लोगों को बात करते हुए सुना है, स्पिरिचुअल गुरुओं को बात करते हुए सुना है, उनके पास जितनी जनता जाती है, जितने भी ये गुरु हैं आजकल, सो कॉल्ड गुरु हैं या धर्म के बारे में जो बात करते हैं, वहाँ पर एक चर्चा जो विशेष रूप लेती है वो ये है कि हर एक व्यक्ति वहाँ जाकर के अपने दुख ही बता रहा है। मैंने कोई एक ऐसी कहानी आज तक नहीं सुनी है किसी धर्म सभा में जाकर के किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि महाराज जी बस आपके दर्शन करने आया हूँ या प्रभु के दर्शन करने आया हूँ, जीवन बिल्कुल खुशी से चल रहा है, सब कुछ मौज मस्ती में है, बस ध्यान करने आया हूँ, मस्ती करने आया हूँ। हर एक व्यक्ति अपना दुख लेकर के जा रहा है। ऐसा क्यों? एक्चुअली चाहे मेरा जीवन हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे अंबानी जी का जीवन हो, चाहे अडानी जी का, चाहे मोदी जी का जीवन हो, हम सब के साथ कुछ ना कुछ अप्रत्याशित हर रोज हर दिन होता है। और जो लोग ये समझते हैं कि उस समस्या का निवारण गुरुजी के पास है या किसी डॉक्टर के पास है या किसी और के पास है जी, तो इसलिए और वो खुद कुछ नहीं करना चाहते और वो दूसरे से उसका निवारण करवाना चाहते हैं, और वो बहुत आसान रास्ता। अब हम कहें कि भाई अगर आप अपने जीवन का टारगेट बनाएं कि मेरी सेहत ऐसी होनी चाहिए, यदि मैं मोटा हूँ तो मुझे उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। अगर मैं आपके पास जाऊँ या किसी महाराज के पास जाऊँ कि महाराज जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मुझे आप ठीक कर दीजिए, या किसी डॉक्टर के पास जाऊँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे ठीक कर दीजिए, तो वो कहेगा पहले वजन घटाओ। वजन वो कहेगा, घटाना तो मुझे है, मेहनत तो मुझे करनी है ना, की तो मेरे हाथ में है। अनलेस एंड अनटिल जब तक मैं प्रयास ना करूं
मैं मेहनत ना करूं मेरा वजन कैसे घटेगा, सही बात मैं है। खाने पे कंट्रोल ना करूं मेरा वजन कैसे घटेगा। कोई शिक्षक तो आपके पास करना नहीं कर सकता। तो मुझे है, बिल्कुल। हम सोचते हैं कि उनके पास जाने से ऐसा हो जाएगा। जी जी सर, थोड़ा सा लीक सेट के बात करते हैं। ये बहुत गहरी बातें हो गई हैं। हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो बिजनेस कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जिनको नया स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर पैसा नहीं, सर ये खर्च नहीं कर पाएंगे, बट उनको रिजल्ट चाहिए होता है। क्या बिना पैसे के कोई धंधा करना या उस धंधे को बड़ा करना संभव है? देखिए, बिल्कुल बिना पैसे के तो कोई धंधा नहीं हो सकता। कई बार क्या ऐसा होता है कि सर धन जो है, पैसा जो है, ये असफलताओं का कारण बन जाता है? बिल्कुल बन सकता है। किस सेंस में आप इसको थोड़ा परिभाषित करेंगे? अभी जैसे सुशील जी का उदाहरण लिया, जी। तो असफल, या आप अपने फोकस से, अपने काम से हटके आप उसको दूसरी जगह लगाने लग जाएं, तो उसका परिणाम कैसा होगा? परिणाम तो जो आप जो काम कर रहे हैं, जिस फोकस के साथ, जिस लगन के साथ, जिस तन्मयता के साथ काम करेंगे, रिजल्ट तो तभी आएगा। और अगर आपने उसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ध्यान को लगा दिया, दूसरी तरफ काम में लगा दिया, अपने काम के घंटों को वहां लगा दिया, तो आपके पास रिजल्ट कहाँ से आएगा? लोग कहते हैं ना कि यदि आपने कोई भी चीज बिना टैग के खरीदनी है ना, तो काम आपको बिना टाइम देखे, बिना घड़ी देखे करना पड़ेगा। तो अगर आपका फोकस ही चेंज हो गया काम से, तो आप सफलता कैसे आएगी? कई बार मान के चलते हैं आपका कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के साथ परिवार में बहुत जरूरी काम है, आप किस चीज को प्राथमिकता देती हैं? मैं चुनाव करता हूँ व्हाट इज अर्जेंट, ओके, कि इसमें से अर्जेंट क्या है, जहां पे किस प्रोपोर्शन में, क्योंकि रेशियो। व्यापार में मुझे लगता है इसमें मुझे ही जाना है, ये व्यवस्था तो हो जाती है, जहां चाहा वहां रहा। बहुत बढ़िया सर, आपको घूमने का बहुत शौक है, ऐसा मैंने जाना है। तो ये भ्रमण करने का जो शौक है, या फिर इसको ऐसा कहा था कभी रिसेंटली, मैंने एक कहीं पे सर वीडियो देखा था, एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने कहा था कि आपका जो है ना, जो आप घूमने पे खर्चा करते हो, वो खर्चा इक्वल होना चाहिए जो आपने अपनी पढ़ाई पे किया। आप क्या मानते हैं? देखिए, इस तरह का कोई मेरे पास सही गणित तो नहीं है जी। परंतु मैंने ये सीखा है कि लाइफ के हर पल को एंजॉय किया जाए। जो पहले से कामयाब लोग हैं, जैसे हमारी चर्चा में 2-3-4 बार नाम आया अंबानी जी का, अडानी जी का, एलोन मस्क का। अंबानी जी की जो पुरानी पृष्ठभूमि है, जो उनके पूर्वजों ने जो भी किया है, धीरू भाई अंबानी ने जैसे मेहनत की और एक व्यापार को खड़ा किया, इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, तो क्या उनके बच्चों को भी ये तपिश जीवन की देखनी पड़ी या पड़ती है? क्योंकि पहले से सब कुछ, सारी सुविधाएं होती हैं, ऐसी सुविधाएं शायद कम होती होंगी एक निजी व्यक्ति के जीवन की तुलना में, तो क्या उन सबको भी ये सब कुछ देखना पड़ता है बड़ा बनने के लिए? देखिए, वो ये समस्याएं तो मैंने जैसे आपको कहा हर व्यक्ति के साथ आती हैं, हम लोगों को वो समस्याएं दिखाई नहीं देती। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, या अंबानी जी जिस मुकाम पे हैं और आप जिस मुकाम पे हैं, आप और हम केवल एक दूसरे को उनकी पर्सनैलिटी से जज कर सकते हैं, परंतु क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको चैलेंज ही ना हो कोई? और कुछ लोग उस चैलेंज में इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतना उसको बड़ा बना लेते हैं, तो वो आगे नहीं जा पाते। तो यदि वही बात है बार बार कि अगर आप उन समस्याएं तो हर एक व्यक्ति के साथ है। अब अंबानी जी की यदि बात करें, आनंद अंबानी जी का बॉडी स्ट्रक्चर कितना है, तो इस तरीके से समस्याएं तो हर व्यक्ति के साथ है। अब वो चाहे कि भाई मैं ऋतिक रोशन जैसा हो जाऊं, तो उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा यहाँ से हट करके सवाल करते हैं, क्या लोगों की बातों से इम्पैक्ट पड़ने से लोग डिप्रेस हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और यही तो हमारा जीवन, मेरा तो, मैं पर्टिकुलरली यदि आप बात कहूँ तो मैं चाहता ये हूँ कि हम इस बात को छोड़ें कि लोग क्या कहते हैं, केवल और केवल हैप्पीली जीवन को जिए, अपने आप जिए। लोग तो कहते ही रहेंगे, उनका काम यही है, और 95% ने कहना ही है, करना कुछ नहीं है। चाहे वो बेरोजगार की बात हो, चाहे वो दूसरों पे कमेंट की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, अपने से अच्छे लोगों की बात करो ना यार। अपने से अच्छे लोगों को देखो, उन पे कमियां निकालने की बजाय उनसे, उन जैसे या उनसे बेहतर बनने का प्रयास तो करके देखो यार। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो हमेशा पास्ट में रहते हैं अपने और प्रेजेंट को भूलते जाते हैं?
वो जो आज प्रेजेंट है वो कल पास्ट हो ही जाना है। क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ जो करता हूँ वो मैंने आपके सामने रखा जी। कि निश्चित रूप से यदि उसका लाभ यदि कोई होने वाला हो ना, या तो मेरे शरीर पे कोई लाभ हो जी। या मेरे को व्यापारिक कोई लाभ हो या समाज को कोई लाभ हो, जी। तो मैं निश्चित रूप से आपसे वो चीज शेयर करूं, जी। और शेयर भी तब करूं जब मुझे वो मेरी मेमोरीज में हो। हाँ। वंस जब मैंने ये डिसाइड कर लिया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जी। कि जो भी समस्या आई वो खत्म हो गई, तो उसे किस लिए याद रखना। सपोज आज मैं 59 साल का हूँ जी। मैंने 59 साल अपनी लाइफ के खर्च बिता कर दिए, जी। बिता दिए, जी। एक्सपेंस कर दिए। जी। अब सपोज आई डोंट नो कि मेरे पास 5 साल है, 15 साल है, 25 साल है या 1 मिनट है, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी लाइफ कितनी है, 59 सालों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, पर जो मेरा एक पल है ना उसको तो मैं एंजॉय करना है, उसको तो जीना है, मेरी वो पूंजी है। आजकल के जो नए उद्यमी आ रहे हैं, नए व्यापारी या नया स्टार्टअप जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे शुरुआत करने के लिए किसी भी बिजनेस को? देखिए, मेरे गोल्स जो भी जिस भी व्यापार में कोई आता है, सबसे पहला काम कि भाई अपने गोल्स बनाएं, उस लाइन में जिस भी लाइन में वो जा रहे हैं उसमें अच्छे लोगों की देखें कि उन्होंने क्या किया है, उनकी कुछ गलतियां यदि समझ में आती हैं तो वो भी समझें और उसको एकदम से उस पर टूट पड़े काम को कि मुझे इसको अचीव करना ही है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जब कोई डूबने लगता है ना, पानी में डूबने लगता है तो वो तैरना सीख जाता है, या तो वो डूबेगा या वो तैरना सीख जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में तैरना सीख जाते। तो जो भी नया स्टार्टअप करे तो वो गोल्स बनाए और एक प्रकृति को एक संदेश दे कि मैं इस मुकाम को हासिल करना चाहता हूँ, कृतज्ञता हो उसके मन में कि मैं इस लायक हूँ कि उसने मुझे ये सोचा कि मैं इस सेटअप को स्टार्ट कर पाया। ये माइंड में तो जब आप कृतज्ञ होते हैं ना, प्रकृति आपको देने के लिए आतुर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मेहनत करें और सफलता आपको कोई वजह नहीं है कि सफल होने से कोई रोक पाए, और ज्ञान लें और हर रोज सीखने को हर व्यक्ति से, हर पशु पक्षी से, हर पौधे से, हर इस सृष्टि की एक एक व्यक्ति से ज्ञान मिलता है। आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आप कोई 2-4 किताबें बताएंगे आज के यूथ के लिए कि इनको पढ़ना चाहिए उनको? डेल कार्नेगी की पुस्तक है, रिच डैड रिच पुअर है, बहुत सारी बुक्स है, जितने सारे नाम लेंगे मैं वो कम है। हाँ, आप कुछ भी एक बार स्टार्ट तो करें, उसके बाद आपको अपने आप लिंक्स मिलते हैं। सीक्रेट्स है, द सीक्रेट है, आप कुछ भी पढ़ना शुरू करो और उसके बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। या तो आप केवल उसको एट ए ग्लास देख रहे हैं, यदि आप पढ़ेंगे और जो ध्यान वाली बात है सजगता के साथ, सिर्फ सहज रूप से, निश्चित रूप से उसका असर होने वाला है। आप एक लेखक भी हैं, एक किताब आपने बड़ी सुंदर किताब लिखी है और लोगों के जीवन में उस किताब ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला भी है। कुछ लोगों ने स्टेज पे भी कहा है कि हमने एक किताब पढ़ी थी जहां से हमें खुशियों के बारे में सही समझ मिली है। तो क्या नरेश बंसल जी आने वाले समय में कोई और किताब लिखेंगे? देखिए, इस किताब में जो लिखा है, ये जो ग्रंथ जब इसका लॉन्चिंग हुआ तो उसमें ये ग्रंथ के नाम से रखा गया था जी। तो मैं समझता हूँ यदि आदमी को व्यापार करके, पैसा कमा करके, फाइनेंस से, घर से, समाज से, हर चीज जो भी आपके गोल्स होंगे वो अंत में जाकर के आपको खुश होना सबसे बड़ा गोल होता है। और जो मैंने किताब लिखी है, या तो मैं इसकी सीरीज या तो मैं एक ऑथर बन जाऊं, जो कि मैं नहीं बनना चाहता। ओके। मेरा उद्देश्य अपने आप को सुखी, खुश रखना है और समाज को भी यदि मैं खुश रख पाऊं। किताबें पढ़ना और बहुत सारी किताबों का संग्रह करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो लिखा है, जो है, वो सफिशिएंट है। अब 60 वर्ष की उम्र के बाद अभी भी कुछ ऐसे गोल्स हैं जो अकम्प्लिश करने हैं? निश्चित रूप से, जब तक जीवन है तब तक गोल तो बनाने ही है। करते रहोगे? मैं क्या, हर व्यक्ति को गोल तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जीवन का मतलब क्या है? रिटायरमेंट क्या है आपके लिए? देखिए, रिटायरमेंट तो कोई होती ही नहीं है ना। रिटायरमेंट का मतलब ही नहीं है कि रिटायरमेंट में आप क्या करते हैं, बेवकूफ होकर के कोने में बैठना चाहते को रिटायरमेंट कहते हैं, कुछ ना करने को रिटायरमेंट कहते हैं, या क्या है रिटायरमेंट? आपको जब इस दुनिया से जाना है ना, तो हंसते हंसते और बिना कोई बोझ लिए जाना है। सर, अंतिम सवाल कि इस पूरे पॉडकास्ट में
मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझी और शायद लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जीवन का असली सार क्या है। लेकिन मैं आपके मुंह से एक बार फिर से सुनना चाहता हूँ कम शब्दों में कि जीवन का असली मूल्य क्या है। खुश रहो, कैसा भी कोई भी मोमेंट हो। खुशियों की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? हर पल को जीना। हर पल को जीना, चाहे वो सुख का पल है, दुख का पल है। निश्चित रूप से वो बराबर है जी। यदि दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? उन पलों को कैसे जी सकते हो? और हार्ड जब तक उस दर्द का अनुभव नहीं होगा तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाएगा? किसी भी चीज को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा? स्ट्रगल नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हर्डल्स नहीं होंगी, बाधाएं नहीं होंगी, लोगों का डर नहीं होगा, बीमारियां नहीं, तो फिर आप करोगे क्या? आपके पास करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। करने के लिए तो आपके पास तभी कुछ है ना जब आपके पास स्ट्रगल है, जब आपके पास परेशानियां है, अवरोध है। आप नहीं तो सीधे सीधे जा रहे हैं। आपने तो अपने आप ना कोई मेंटल हेल्थ का इस्तेमाल किया, ना कोई स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल किया, ना आपने फिजिकल का इस्तेमाल। सब चीजें आपको परोस के मिल गई, आपने कुछ किया ही नहीं। एक और सवाल सर यहाँ से आ गया दिमाग में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बात कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में एक साथ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हजारों थॉट्स आए? ऐसा होता है? थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं और कई बार उनको भूल भी जाते हैं। कई बार तो होता है मैं लिख भी लेता हूँ कि यार ये वाली चीज बहुत ध्यान में है, और लिख के भी भूल जाते हैं कि कहाँ लिख दी गई है। लेकिन जब कई बार तो ऐसा होता है कि वो याद भी तब आती है, याद भी नहीं आती, और उस समय उसके साथ सिनेरियो के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु आती तो हर एक के जीवन के व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल विचार आते हैं सब। अभी जब से हम बातचीत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, कभी ऐसा हुआ आप यहाँ बैठे बैठे यहाँ से मतलब दिमाग के तौर पे बाहर गए हो यहाँ से, इस रूम से? मैं नहीं गया। आप यहीं पे थे, कोई आउटर थॉट कोई नहीं आया? बहुत कम। जब जैसे कभी कोई व्यापार की या कोई इतना ही विजुअलाइज किया, मैं इसी पल में रहा, इसी क्षण में रहा और आपके साथ रहा। इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की थी ताकि आप लोग ये जान सकें कि सफल लोग किस तरीके से सोचते हैं। आज के इस पॉडकास्ट से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप जीवन में चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन अंत केवल एक चीज है, वो है खुशी। आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट है, या फिर आप उसको केवल खुशियों को अपना पाने के लिए ये सब चीज करते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको ये समझने को मिलेगा कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आए, खुशियों से कभी समझौता मत करो। इस पॉडकास्ट में आपको ये सीखने को मिलेगा कि परिवार को, अपने व्यापार को, अपने प्यार को, अपने जीवन को केवल खुशियों से समेटो। और इस पॉडकास्ट से आपको ये भी समझ में आएगा कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मूल्य ये है कि इंसान को खुश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।